Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 2nd of November 2023। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस। फर्स्ट एडिटोरियल इज मालवेयर मेलाइज रिपीटेड एलिगेशंस ऑफ स्पाईवेयर यूज नीड थोरो इंडिपेंडेंट प्रोब। तो ये पता है आपको, ये रिसेंट जो भी कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि जो ऑपोजिशन लीडर्स के और जो जर्नलिस्ट के जो उनको ईमेल अलर्ट मिला था कि उनके डिवाइस जो है वो टारगेट किए गए हैं बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। और ये रिपीटेड जो एक तरह से एपिसोड है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जो पेगासस में है 2022 में पेगासस वाला एपिसोड जो हुआ था जहाँ पे वही स्पाईवेयर एक यूज किया गया था, उसके वो लगे थे। और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जो ने एक पैनल भी अपॉइंट किया था। हालांकि उसमें कोई कंक्लूसिव एविडेंस जो है वो स्पाईवेयर के यूज का जो है वो मिला नहीं था उसमें, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी पैनल के साथ, ठीक है ना। तो ऑथर ने फिर ये भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो ये लैकडाइजिकल और डिसमिसिव अप्रोच रही है टुवर्ड द एनएसओ ग्रुप जिसने डेवलप किया, इजरायली ग्रुप था एनएसओ ग्रुप जिसने पेगासस डेवलप किया था। जो बाकी गवर्नमेंट थी, जैसे कि हमने कल भी डिस्कशन किया था, जैसे फ्रेंच गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट है, यूके, इवन दुबई, उन सब ने जो है वहाँ पे स्ट्रिंजेंट स्टेप जो है वो इम्प्लीमेंट किए थे और कुछ स्टेप्स भी फॉलो किए थे, कुछ स्टेप्स लिए थे उस चीज को, कंसर्न को, उस इशू को जो है एड्रेस करने के लिए। तो यही है कि वेस्ट कंट्रीज इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिंजेंट स्टेप्स फॉलोइंग द डिस्क्लोजर ऑन द स्पाईवेयर यूज। तो हालांकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर यही क्या है कि जो इस बार जो स्पेसिफिक टारगेटिंग हो रही है अपोजिशन लीडर्स और जर्नलिस्ट की, तो क्वेश्चन इज वेदर इट इज द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट दैट इज सब्जेक्टिंग देम टू सर्विलांस इज इंपॉर्टेंट। तो ये मेन क्वेश्चन है। और इसमें ऑथर ने ये कहा कि दिस कैन ओनली बी वेरीफाइड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड इन्वेस्टिगेशन। कि इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रोब होना चाहिए इसमें, और जिसमें कि इन्वॉल्विंग द एपेक्स कोर्ट, अगेन फिर से एपेक्स कोर्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि ये लगे कि ये मतलब रहे कि इंडिपेंडेंट हो रहा है। विच शुड इन दिस टाइम अराउंड कंपेल द यूनियन गवर्नमेंट टू कोऑपरेट। इस बार जो जुडिशरी है उसको या जो पैनल है उसको ये गवर्नमेंट को कंपेल करना चाहिए वो कोऑपरेट करे, ठीक है ना। और जो इमीडिएट स्टेप है जो लिया जा सकता है वो सजेस्ट किया है कि द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन इट्स डीलिंग्स विद द एनएसओ and its use of software provided by such agencies, and also emulate steps taken by other governments in proscribing such entities। इस तरह की चीजों को करने के लिए ये सब स्टेप जो है गवर्नमेंट को करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज virtues of planning blueprint to develop India by 2047 must factor in critical governance reforms। तो जो बात चल रही है, जो पीएम मोदी जी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रोड मैप जो अनवेल किया जाएगा टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ डेवलप्ड नेशन विद $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। जब हम जो है 100 ईयर्स कंप्लीट करेंगे अपने इंडिपेंडेंस के, यानी कि 2047 तक की जो बात चल रही है कि तब तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाया जाता है। उसके लिए विजन इंडिया 2047 प्लान जो है वो लॉन्च करने जा रही है। अभी नीति आयोग जो है जस्ट उसको विजन डॉक्यूमेंट को फाइनल शेप देने वाली है। इट इज ऑफिशियली नेम्ड, हैज बीन इन द वर्क्स फॉर नियरली 2 years with officials across ministries brainstorming on how to take the country from its current level of development to where it aspires to be। अब जो करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट वहां से और जो हम एस्पायर करना चाहते हैं, डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, $30 बिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, उस तक ले जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऑफिशियल्स जो अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज हैं उनसे इनपुट्स लिए जा रहे हैं और ये ब्लूप्रिंट तैयार जो है वो किया जा रहा है, जिसको विजन डॉक्यूमेंट बोला है, विजन इंडिया एट द रेट 2047। तो कमिंग अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन द प्लान मे वेल बी व्यूड एज द गवर्नमेंट पॉलिसी प्लेबुक प्रोमिसेस फॉर प्रोस्पेक्टिव वोटर। तो ये ऑथर ने यहाँ पे ये भी सजेस्ट किया कि एक तरह से प्रॉमिस प्लेबुक हो सकता है, पॉलिसी प्लेबुक हो सकता है, जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स को प्रॉमिस कर रहा है, करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, वो हो सकता है एक तरह से। फिर ऑथर ने बोला कि द फाइनल प्लान शुड हैव सम आइडियाज, जो ये सजेशन है एक तरह का, टू हेल्प नेविगेट सच चैलेंजिंग रिफॉर्म्स एंड एंश्योर पॉलिसी सर्टेनिटी फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स कीन टू बेट ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो ये जो चैलेंजेस हैं, जो जो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में या इन आइडियाज को, जो विजन को जो है वो एनेबल सक्सेसफुल बनाने में जो चैलेंजेस हैं, जो रिफॉर्म्स जरूरत हैं, जो पॉलिसी चाहिए, तो उस सबको इस हिसाब से जो है बनाना चाहिए। उसमें कुछ आइडियाज ऐसे होने चाहिए कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि इन्वेस्टर्स आएंगे, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा, तभी जो है ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑथर ने भी बोला है कि 5 ईयर प्लान तो अबेंडन कर दिए हैं, लेकिन जो 2047 का अपने विजन या प्लान जो आप रख रहे हैं, इट मस्ट बी रिविजिटेड एट सुटेबल इंटरवल्स। तो आपको इंटरवल्स पे उसको जो है वो बार बार चेक करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा कि कितना हम अचीव कर चुके हैं और कितने की और जरूरत है, और उसको कैलिब्रेशन में रखना पड़ेगा किसके साथ, जो भी गोल्स बेस्ड हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स जो चल रहे हैं वो, और
वो जो ब्लैक स्वान जैसे इवेंट्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, जो उनके साथ कैलिब्रेशन में रखते हुए इस गोल के लिए जो है बीच-बीच में इंटरवल्स रखने पड़ेंगे जहाँ पे चेक किया जा सके। तो फाइनली ये बोला होता है ना कि एमिंग फॉर ए हाई 9% ग्रोथ रेट बिटवीन 2030 एंड 2047 इज़ लॉडेबल, लेकिन फैक्टरिंग इन अल्टरनेटिव सिनेरियोज एंड चेंजिंग कोर्स व्हेन वारंटेड इज आल्सो एडवाइजेबल। भाई ये दिए कि आपने जो 9% ग्रोथ का टारगेट या आप रख रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, वो बहुत लॉडेबल है, तारीफ के काबिल है, लेकिन ये इसी बात है कि जो आपको जो है अल्टरनेटिव जो सिनेरियो पॉसिबल हो सकते हैं, जो सिचुएशंस हो सकती हैं, उन सबको भी ध्यान में रखना है। और जो साथ में जो कोर्स कई बार चेंज हो जाता है, जो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें आपको कोर्स चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये जो है ये एडवाइस दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। यस, आज का एडिटोरियल लीड एडिटोरियल है इम्पैक्टिंग अ वुमेन्स फ्रीडम टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। तो कॉन्टेक्स्ट तो आपको समझ ही आ गया होगा। जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच ने जो जजमेंट दिया था, जिसमें जो 26 वीक लॉन्ग की जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए परमिशन सीख कर रही थी एक वुमेन ने, उसको जो है डिक्लाइन कर दिया था। तो उसमें जो जो बेंच थी जिसको प्रेजाइड किया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, और उसने ये बोला था कि द वुमेन्स केस फेल आउटसाइड द स्कोप ऑफ द एमटीपी एक्ट 1971। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे जो ये ऑथर है, इन्होंने थोड़ा-सा इसमें एरर बताया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा-सा जो है इसको दोबारा से एक बार देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि इट वाज़ अ डिबेट वायबल फीटस वर्सेस वुमेन्स राइट्स, कि ये जो द जजमेंट फॉल्स शॉर्ट ऑफ बेस्टोइंग एनी एक्सप्लिसिट राइट टू द अनबोर्न। ठीक है ना? When a fetus becomes viable and is capable of surviving outside the mother's uterus, the woman's right to choose stands extinguished, barring circumstances where the specific conditions outlined in the MTP Act are met। ठीक है ना? तो ये ऑथर ने यहाँ पे इसमें एक तरह से ये बोला है, ये जो कंक्लूजन था वो अपशॉर्ट ये दिया है कि जब जो फीटस वायबल हो जाता है, वो इतना कैपेबल हो जाता है कि सर्वाइव कर सके आउटसाइड विद मदर की यूट्रस के आउटसाइड भी, तो जो वुमेन्स के जो राइट थे वो एक तरह से एक्सटिंग्विश हो गए उसी पॉइंट पे, जो स्टैंड एक्सटिंग्विश बताया उसको। ठीक है ना? चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी रही हो कि जो एमटीपी की स्पेसिफिक कंडीशंस है वो मीट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है ना? और फिर ऑथर ने बोला कि जजमेंट सफर्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 एरर्स। ऑथर के हिसाब से ये कम से कम इसमें 2 एरर्स जो है वो उससे जजमेंट सफर कर रहा है। तो पहला तो ये बोला कि जो कोर्ट का फेलियर है टू आस्क इटसेल्फ व्हाट ought टू बी सीन एज सेंट्रल क्वेश्चन टू रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। पहला तो ऑथर ने ये बोला कि जो सेंट्रल क्वेश्चन था ये इशू का, वही कोर्ट ने जो है यहाँ पे वो नहीं देखा। डज अ फीटस एंजॉय एन ऑटोनोमस मोरल स्टेटस। क्या फीटस जो है वो ऑटोनोमस मोरल स्टेटस एंजॉय करता है या नहीं करता है? क्या उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग है या नहीं है? क्या ये कैपेबल है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करने के या नहीं, फीटस। ठीक है ना? क्योंकि जजमेंट डज नॉट एंगेज विद दीज क्वेश्चंस एंड एज अ रिजल्ट places the right of a fetus at a pedestal above that of the rights of a pregnant woman to her privacy and dignity। कहीं ना कहीं फीटस के राइट्स को जो है ज्यादा ऊपर रखा गया है प्रेग्नेंट वुमेन के जो प्राइवेसी और डिग्निटी के राइट्स थे उनसे। तो पहला एरर तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये रहा। दूसरा जो था ऑथर ने बताया, द कोर्ट फेल्स टू एग्जामिन वेदर द एमटीपी एक्ट इज मियरली एन एनेबलिंग लेजिस्लेशन। क्या सिर्फ एमटीपी एक्ट एक मियर एनेबलिंग लेजिस्लेशन ही है? डज द स्टैट्यूट फैसिलिटेट द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या वो फैसिलिटेट करता है कि फंडामेंटल राइट को आप एक्सरसाइज कर सके? और डू इट्स एग्जेम्पशंस कॉन्स्टिट्यूट ए कन्फेरल ऑफ राइट्स इन एंड बाय देमसेल्व्स। या फिर वो ये जस्ट एक राइट्स को खुद से ही कन्फर करता है और एग्जेम्पशंस जो उसमें है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? फिर ऑथर ने ये भी बोला कि इफ द राइट टू फ्रीली मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस इज फंडामेंटल, जगह ये वुमेन का राइट जो रिप्रोडक्टिव चॉइस का वो फंडामेंटल था, तो विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 21 में इसको दिया गया है। द कोर्ट ought to scarcely feel injuncted from issuing directions beyond the MTP Act's limit। तो उससे जो एमटीपी के एक्ट में जो लिमिट मतलब टाइम लिमिट दी हुई है उसको आप फिर नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना? फिर ऑथर ने यहाँ पे भी बोला है कि जो पिटिशनर थे उसने एक्चुअली रिक्वेस्ट डाली थी वो एक अलग कंडीशन में डाली थी। उसने एक्चुअली वहाँ पे उसने ये बोला था कि शी बिकेम अवेयर ऑफ हर प्रेगनेंसी ओनली 20 वीक्स इन। जब 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी उसके बाद उसको पता चला। एक्चुअली वो एक लैक्टेशनल एमेनोरिया की कंडीशन से जो है वो उसको हो रखी थी। और ये आपको याद रखना है डेफिनेशन में क्या होती है, ए कंडीशन इन विच वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग हैव एमेनोरिया दैट इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग। क्योंकि अभी उसका 1 ईयर ओल्ड बेबी भी था, तो उसने ये लिखी थी मेरे ऑलरेडी 2 चाइल्ड सर्वाइविंग चाइल्ड्स हैं जिसमें एक 1 ईयर ओल्ड है। तो वो मेंटली भी उसने बोला था कि मैं मेंटली भी अभी जो है कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उस वजह से। और दूसरा उसको पता भी 20 हफ्ते बाद ही चला था, क्योंकि ये जो हमने बताया ना एमेनोरिया, इसकी कंडीशन से वो गुजर रही थी ये लेडी। ठीक है ना?
उसके बाद जो ऑथर है उन्होंने ये बोला है कि ये जो रूलिंग आई है इस तरीके से पूरा इसमें पूरा बताया कि कैसे-कैसे उसने फाइल किया और किस तरीके से फिर बेंच बनी, फिर 2 पहले 2 जज की बेंच बनी थी, उन्होंने एक डिसीजन दिया था उसको करने के लिए, फिर जो फिर बाद में दोनों के व्यू अलग-अलग हुए, उसके बाद एक अलग से बेंच बनाई जिसमें 3 लोग हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 2 जज भी, उसके बाद उसने जो है वर्डिक्ट ये वाला दिया कि उसको डिक्लाइन कर दिया उसकी रिक्वेस्ट को। तो दिस वर्डिक्ट रन्स अथॉर्ट द कोर्ट्स रीसेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑन द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी। जो अभी पीछे जो रिसेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो फंडामेंटल राइट प्राइवेसी और डिग्निटी को जो अपहोल्ड किया था उसको कहीं न कहीं थ्वार्ट कर दिया है इस रूलिंग ने। तो द अभी पिछले साल जो अगर देखें तो एक्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली केस में जो कोर्ट है उसने बोला था रिलाइंग ऑन इट्स 9 जज बेंच रूलिंग, पुट्टास्वामी केस सबको पता है, उसमें 9 जज बेंच ने बोला था कि द राइट टू प्राइवेसी इम्प्लिसिट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्ड इंडिविजुअल्स टू एक्सरसाइज ऑटोनॉमी ओवर देयर बॉडी एंड माइंड। जो राइट टू प्राइवेसी पुट्टास्वामी जजमेंट था उसका सहारा लेते हुए जो ये पीछे अभी एक्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वाले केस में जो है कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिट है वो एनेबल करता है इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज ऑटोनॉमी ओवर देयर बॉडी एंड माइंड एंड अलाउड वुमेन कंप्लीट फ्रीडम टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। तो उसको ये किया, लेकिन एक तरह से ये अब उल्टा होता हुआ दिख रहा है, ये ऑथर बोल रहे हैं। और फिर ऑथर ने फाइनली बात की फीटस और उसके राइट्स की। इवन मोर डैमेजिंग दो इज द जजमेंट्स implicit assertion that fetuses have constitutional right। कहीं ना कहीं implicitly इसमें जजमेंट में ये असर्ट कर लिया गया है कि जो फीटस है उनके भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। द गारंटीज ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट्स टू इक्वल प्रोटेक्शन एंड लाइफ आर कन्फर्ड ऑन पर्सन्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड इट डज नॉट अवार्ड पर्सनहुड टू फीटस। कभी भी पर्सनहुड जो है फीटस को नहीं दिया गया था, तो ये नहीं थे जो आर्टिकल 14 और 21 अवेलेबल थे। जो जस्टिस तो इसमें होते ने फाइनली यही एक तरह से कंक्लूजन अपना दिया कि जो जस्टिस नागरत्ना थे जिन्होंने जो पहले दो जज की बेंच का पार्ट बताया था ना हमने, उसमें से इन्होंने ये बोला था कि देयर इज नो प्लेस विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर टू सी अ फीटस एज एनीथिंग बट इन डिपेंडेंट ऑन द मदर। उन्होंने बोला कि जस्ट उस फीटस को एक मदर से अटैच ही हम उसको देखते हैं, फीटस से इंडिपेंडेंट मदर से इंडिपेंडेंट उसको नहीं दिया जाता, जस्ट वो डिपेंडेंट और मदर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। टू सी इट एज ए सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी वुड बी tantamount to conferring a set of rights on it that the constitution grants to no other class of person। तो इसे एक तरह से डिस्टिंक्ट या सेपरेट देखने के रूप में, एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी के रूप में अगर आप देखोगे तो इसका मतलब एक आप उनको स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ग्रांट कर रहे हो जो किसी और क्लास ऑफ पर्सन को नहीं दिए गए हैं। तो ये ऑथर ने फाइनली यहाँ पे कंक्लूड किया है। एआई एंड द इशू ऑफ ह्यूमन सेंट्रिसिटी इन कॉपीराइट लॉ। तो यहाँ पे अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है अक्टूबर 30 को जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया था ऑन सेफ सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which illustrates the changing attitude of global leaders toward AI regulation। तो यहाँ पे जो बेसिकली होता है ये कह रहा है कि जो चेंजेस हुए हैं रेगुलेटरी अप्रोच में वो एक वेलकम डेवलपमेंट उसको बताया है। तो यहाँ पे ओनरशिप और एनफोर्समेंट की बात करें तो जो बहुत सारे एरियाज हैं एआई के अगर आप देखें तो उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो रेज होते हैं कई बार उनके अगेंस्ट, और उसमें पहला जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ओनरशिप और एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, कि ओनरशिप किसकी मानी जाएगी उसकी, वो एआई को ओनर माना जाएगा या जो बंदा उस एआई का यूज कर रहा है वही, या जो उसका ओरिजिनल ऑथर है उसको ही कॉपीराइट उसका रहेगा, ठीक है ना एआई के केस में। तो ए रिलेटेड क्वेरी रिवॉल्व्स अराउंड कॉपीराइट ओनरशिप ओवर आउटपुटेड जनरेटेड बाय एआई ऑटोनोमसली और विद इनपुट्स फ्रॉम ह्यूमन। ये आपने एक कुछ चीज दी, उससे आपने ऑटोनोमसली एक एआई ने कुछ चीज आउटपुट जनरेट करके दी, ऐसे ही कुछ ह्यूमन के यूज के थ्रू एक कुछ आउटपुट जो है जनरेट करके दी। तो इन दोनों केसेज में आप ओनरशिप जो है किसकी मानेंगे, इसमें एआई की या कंपनी की ओनरशिप इसमें रहेगी या इसकी कोई ओनरशिप रहेगी, जो ओरिजिनल ऑथर है इस वर्क का है उसका उसकी ही ओनरशिप रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला कॉपीराइट वाला इशू जो है, कॉपीराइट का ओनरशिप किसकी रहेगी, वो इससे रिलेटेड इशू है जो कि अभी भी एड्रेस नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो प्राइमरी लीगल क्वेश्चन है जो कोर्ट के सामने रहता है वो यही रहता है कि वेदर ए वर्क ऑटोनोमसली जनरेटेड बाय एन एआई सिस्टम कुड बी कॉपीराइटेबल, क्या उसको कॉपीराइट पेटेंट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। और कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि ह्यूमन क्रिएटिविटी वाज एसेंशियल टू कॉपीराइट प्रोटेक्शन। जो यूएस में कोर्ट है, जो यूएस के कोर्ट है, उनका डिसीजन यही रहा था इसमें कि जब तक ह्यूमन क्रिएटिविटी नहीं रहेगी तो आप उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अंडर नहीं ले सकते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो यूएस में तो ये था, लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया हैज नॉट इफेक्टेड एनी लेजिस्लेटिव चेंजेस इन द कॉपीराइट एक्ट 1957। और जो कॉपीराइट ऑफिस है इट इग्नोर्ड द ह्यूमन ऑथरशिप रिक्वायरमेंट इन इंडियन कॉपीराइट लॉ व्हेन ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन विद एन एआई सिस्टम एज ए को ऑथर। और इंडिया के केस में जो है इसको नहीं कंसीडर किया जाता कि ह्यूमन एलिमेंट उसमें होना
चाहिए। तो जो कॉपीराइट ऑफिसर इज ऑल्सो येट टू आर्टिकुलेट मैंडेटरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑन द यूज ऑफ एआई और इवन इनिशिएट ब्रॉडर कंसल्टेशंस ऑन दिस इंपॉर्टेंट इशू। तो जो यूएस है, ये जो अभी यूएस में ये एग्जीक्यूटिव है उसमें ये बताया था, उसमें ये भी है कि यूएस का कॉपीराइट ऑफिस है वो ये भी कहता है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने ये इस एआई का यूज किया इसमें, यानी कि आपने सोर्स जो है वो कहाँ से यूज किया है इसको जनरेट करने के लिए। लेकिन जो इंडियन की कॉपीराइट ऑफिस है उसमें भी ऐसा कुछ अभी तक कोई ऐसे मैंडेटरी डिस्क्लोजर वो आर्टिकुलेट नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि इट विल may also be useful to review the current scenario in light of the recommendations of the 161st report of Departmental Parliamentary Standing Committee on Commerce, जिसको नाम था रिव्यू ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेजिम इन इंडिया जुलाई 2021। तो इसने जो है वो जो इसके रिकमेंडेशन थे उनको रिव्यू करना जो है करंट सिनेरियो में वो जरूरी रहेगा। इस जो कमेटी ये जो 161st रिपोर्ट थी इसमें सजेस्ट किया गया था कि रिव्यूइंग द कॉपीराइट एक्ट 1957 और पेटेंट एक्ट 1970 इसको आप रिव्यू कीजिए टू इनकॉर्पोरेट द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एआई एंड एआई रिलेटेड डिमेंशन इन एमबीटीज ने ये सजेस्ट किया था कि आप जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है एआई या एआई रिलेटेड डिमेंशन की उनको ये भी उसके एम्बिट में आ जाए कॉपीराइट एक्ट और पेटेंट एक्ट में, इस तरीके से जो आप उसको रिव्यू कीजिए। और आप केयरफुल रीडिंग करेंगे इस रिपोर्ट की तो रिपोर्ट सजेस्ट करती है सम ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस एम टू रिलैक्स द स्टैंडर्ड्स फॉर सिक्योरिंग कॉपीराइट एंड पेटेंट। और ज्यादातर यही सजेस्ट किया गया था कि कुछ जो कॉपीराइट कराने के स्टैंडर्ड्स उनको और पेटेंट को उनको जो है रिलैक्स करने के लिए इसमें रिपोर्ट में सजेशंस दिखते हैं। और कमिटी डिड नॉट कंसीडर द पोटेंशियल एडवर्स इंप्लीकेशंस ऑफ सच एन अप्रोच फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। और ये भी एक अलार्मिंग की बताई है ऑथर ने कि जो एडवर्स इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इन चीज़ों के किस पे, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंडिया का है जी जो अब भी डेवलप कर रही है उन पे, तो उसको भी इन्होंने जो है वो पोटेंशियल जो इसके एडवर्स मिले उनको भी कंसीडर नहीं किया था। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप कहीं ना कहीं ह्यूमन जो क्रिएटिविटी है उसको आप साइड लाइन कर रहे हैं। तो फाइनली इन सम टोटल में ये ऑथर ने कंक्लूड किया है कि पॉलिसी मेकर्स एंड कोर्ट्स इन इंडिया आल्सो नीड टू एज्यूम अ मोर कॉशियस अप्रोच अगेंस्ट डाइल्यूटिंग द ह्यूमन सेंट्रिसिटी इन कॉपीराइट लॉ। जो ह्यूमन सेंट्रिसिटी को आप डाइल्यूट कर रहे हैं कॉपीराइट लॉ में, उसके लिए कहीं ना कहीं कॉशियस अप्रोच की जरूरत रहने वाली है, ठीक है। तो ये था आज, आगे देखते हैं ओपिनियन में रिकॉन्सिलिएशन ओवर रिट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली जो गाजा वाला इशू ये फिर से आया, इजराइल पैलेस्टीन वाला ही आया है। तो यहाँ पे जो रिवेंज की बात हुई है, रिटेलिएशन की बात करता है, इजराइल की रिटेलिएशन में उसने जो है वो किया है जो ये स्ट्राइक की है या अटैक जो भी चल रहा है, जो ये इन दोनों के बीच वॉर चल रहा है। तो रिवेंज उतने बोला रिवेंज इज एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन इम्प्लाइंग एन अर्लियर एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन। रिवेंज ये दिखाता है, और इवन इफ दैट इज द केस एंड व्हाटएवर इट्स irrationality, an act of vengeance by the establishment can never be justified like the earlier act। कभी भी आप पुराने वाले एक्ट के रूप वो देते हुए जो है वेंजेंस को जो है वो कभी भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। द स्टेट कैन पन, क्योंकि स्टेट के पास पावर है, कोई भी अगर अनलॉफुल एक्ट हो रहा है तो आप उसको पनिश कर सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गन्स के थ्रू, लेकिन इट कैन इट सब्जेक्ट एन एंटायर कम्युनिटी टू रिट्रीब्यूशन बाय माइंडलेस एनिहिलेशन। लेकिन क्या पूरी की पूरी कम्युनिटी को जो है वो रिट्रीब्यूशन से या माइंडलेस एनिहिलेशन के थ्रू जो है उसको पनिश कर सकती है क्या? ये एक क्वेश्चन है कि आप पूरी कम्युनिटी को तो आपने जिम्मेदार ठहराया, पूरे पैलेस्टीनियंस लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं, पूरे गाजा में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको जिम्मेदार ठहरा दिया एक तरह से, तो वो क्या जस्टिफाइड है? तो उसने फिर फर्दर ये बोला रिवेंज में नेवर बी एबल टू सेटल इशूज। रिवेंज जो है कभी भी इशूज जो है सेटल नहीं कर सकता। लेट अलोन सेटल स्कोर, सिर्फ स्कोर सेटल करता है। स्कोर का मतलब कि आपने 600 मारे हैं, हमने 1000 मार दिए, दिस इज सेटलिंग द स्कोर। लेकिन इशू जो पैलेस्टीनियन कोज है, जो गाजा के लोग, जो गाजा रीजन में, जो वेस्ट बैंक रीजन में जो लोग रह रहे हैं, क्या उनका इशू एक्चुअल में सेटल हो रहा है? तो वो यही बताया होता है ना कि रिवेंज जो है इट कैन नेवर सेटल इशूज, इट अलोन सेटल स्कोर्स। फिर उसने बोला इट क्रिएट्स इट्स ओन विशियस साइकिल, अपनी खुद की साइकिल तैयार कर देता है। उसने 600 मारे, इसने 1000, फिर ये कहेगा मैं अब की 2000 मारूंगा, ठीक है ना। इस तरह की विशियस साइकिल जो है वो तैयार हो जाती है, और दैट कीप्स एडिंग लिंक्स टू एन अनएंडिंग सीरीज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स। और अनएंडिंग सीरीज जो है शुरू हो जाती है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स की। ये रिवेंज जो है ये वाली चीज है, ठीक है। फिर ऑथर ने बोला कि लॉज ऑफ एनी लैंड, इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज बाइंड पीपल एंड कंट्रीज टू एक्सेप्टेबल कंडक्ट। जो भी लॉज हैं, चाहे लैंड के हों, चाहे इंटरनेशनल ट्रीटीज हों, इंटरनेशनल लॉज हों, वो लोगों को और कंट्रीज को बांधते हैं कि आपको एक एक्सेप्टेबल कंडक्ट के अकॉर्डिंग जो है बिहेवियर करना है। और अगर इट्स एब्सेंस वुड लीड टू डिसऑर्डर एंड अनमैनेजेबल कॉन्फ्लिक्ट। और अगर एब्सेंस होगी, इंटरनेशनल लॉ नहीं होंगे, ट्रीटीज नहीं होंगी, कोड्स नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है डिसऑर्डर फैलेगा, अनमैनेजेबल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जैसे कि आपको यूक्रेन और रशिया में देखने को मिला, जैसे कि आपको
चाइना, साउथ चाइना सी में देखने को मिल रहा है कि वो फॉलो नहीं करता है, वहाँ पे चाइना जो है नहीं मान रहा है, ठीक है ना। ऐसे ये इजराइल वाला इशू जो गाजा वाले रीजन में हो रहा है वो देखने को मिला है, ठीक है ना। फिर नेशंस दैट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ सिविलाइज्ड बिहेवियर कैन ओनली गिव लास्टिंग वुंड्स नॉट लास्टिंग सॉल्यूशंस। तो जो नेशंस ऐसे हैं जो सिविलाइज्ड बिहेवियर की ये जो बाउंड्रीज हैं इनको नहीं मानते, उनको क्रॉस करते हैं, वो कभी भी जो है लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं दे सकते, वो हमेशा लास्टिंग वुंड्स ही देंगे, जिनको हमेशा ही जो है वो याद रखा जाएगा, उन जख्मों को कभी नहीं भर पाएंगे। इवन एज दे अचीव द मायोपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉजिंग मेहम बाय टेकिंग रिवेंज। वो जरूर है, मायोपिक इसलिए बताया कि शॉर्ट साइटेड है, बहुत पास का जो आप गोल देख रहे हैं कि आप सिर्फ बदला ले लेंगे, आप रिटेलिएशन कर लेंगे, उसको जरूर पूरा कर देगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन या लॉन्ग लास्टिंग पीस कभी नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गांधी जी को भी कोट किया है, ऑथर में उनका रोल बताया कि कैसे उन्होंने दिया था, और बाकी औरों को भी यहाँ पे कंपेयर किया है, ठीक है ना। गांधी जी क्यों अलग थे बाकी से, ये भी ऑथर ने यहाँ पे कंपेयर किया है। फोर्सेज ऑफ यूनिटी एंड एडजस्टमेंट प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन। ये देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि आपको जो अगर लॉन्ग लास्ट सॉल्यूशन देना है तो उसके लिए यूनिटी और एडजस्टमेंट के जो फोर्स हैं वही आपको लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन दे सकते हैं। इनह्यूमन डिस्ट्रक्शन जनरली लीव्स सिंडर दैट स्मॉल्डर्स अंडरनीथ। तो इनह्यूमन डिस्ट्रक्शन से जनरली सिंडर समझते हैं ना, सिंडर ये होता है, आपने वोल्केनो देखा होगा, इसके ऊपर ये जो कवरिंग लगी होती है इसको सिंडर बोला जाता है, और जाहिर सी बात है अगर ये कवरिंग उतर जाती है तो आपको पता ही क्या होता है, फिर वोल्केनो इरप्ट हो जाता है, तो उसके अंडर जो स्मॉल्डर्स अंडरनीथ उसको बोला गया है उसमें, ठीक है ना। तो ये इनह्यूमन डिस्ट्रक्शन जो है ये सिर्फ इसी को लीड कर सकता है। और फाइनली उसने ये भी सजेस्ट किया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जुडिशियल सिस्टम की है कि वो पनिश करे ऑफेंडर्स को, और गवर्नमेंट की ये है कि सॉल्यूशंस फाइंड करे टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट। जाहिर सी बात है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशियल सिस्टम की है कि जो ऑफेंडर्स उनको पनिश किया जाए, और गवर्नमेंट की ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो मिनिमाइज किए जाए। यहाँ पे उसने ये भी बताया था कि जो किलिंग्स हैं जो आपने देखा होगा एनकाउंटर्स वगैरह, उनको भी हाँ आगे बताया इसमें। The champions become the quarries along with the cause, and the wave of government retaliation causes more collateral damage, nullifying the legitimacy of its actions। ठीक है ना, जो collateral damage की आप कह रहे हैं, ठीक है ना, जो रिटेलिएशन में आप कह रहे हैं कि रिटेलिएशन करें, लेकिन उससे क्या होता है और ज्यादा collateral damage होता है, और जो एक्शन की लेजिटिमेसी थी वो भी कहीं ना कहीं नलीफाई हो जाती है, ठीक है ना। एनकाउंटर जो स्टेज करती है पुलिस, आपने देखा होगा अगेंस्ट हार्ड एंड क्रिमिनल्स, ये माइट बी अप्रूव्ड बाय द फ्रेनेटिक क्राउड। जाहिर सी बात है उस टाइम पे आप पैशन में या उसमें आप उसको अप्रूव कर देते कि सही हुआ सही हुआ, बट दिस इज नॉट सस्टेनेबल फॉर ए सिविलाइज सोसाइटी। लेकिन सिविलाइज सोसाइटी में ये भी सस्टेनेबल नहीं है। ऑथर ने बोला है द एस्टेब्लिशमेंट मस्ट पनिश एज पर ड्यू प्रोसेस बट नॉट एज ए डेस्परेट एवेंजर। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट को पनिश करना चाहिए उन लोगों को, लेकिन एज पर ड्यू प्रोसेस, ना कि एज ए डेस्परेट एवेंजर के रूप में जो है आप उनको पनिश कर सकते हैं कि आपने उसका जो है एनकाउंटर कर दिया है। तो ये उसने यहाँ पे बोला है One of the strengths of an effective administrator or an empathetic human being is the ability to retain equanimity and restraint in any situation। और सबसे जो important strength है किसी भी effective administrator की या किसी भी empathetic human being की, वो क्या है, उसकी ये ability कि वो equanimity को retain कर सके, वो अपने आप को या जो लो है या जो लो इम्प्लीमेंटर्स है एग्जीक्यूशनर्स हैं वो उनके ऊपर रिस्ट्रेन जो है किसी भी सिचुएशन में रख सके, कि आपको जो है जोश में आके या गुस्से में आके ऐसे कोई भी आपको खुद ही जो है लॉ को वायलेट नहीं करना, ठीक है ना। तो डायलॉग इज द ओनली रीजनेबल वे फॉरवर्ड इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड वेयर माइट कैन नॉट डिटरमाइन हु इज राइट। और सिविलाइज्ड वर्ल्ड में अगर आप बात करते हो तो केवल डायलॉग जो है वो एकमात्र रीजनेबल वे है, और जो है जहाँ पे आप जो माइट है मतलब जो पावरफुल है वही राइट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिविलाइज्ड वर्ल्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने सजेस्ट किया है, ठीक है ना। पार्टीज अननोन इनकम राइज डिस्पाइट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्योंकि काफी न्यूज में थे, उनकी बात चल रही है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए पर्पज से जिससे गए थे कि जो करप्शन जो अनअकाउंटेबल मनी है या अनअकाउंटेबल अननोन सोर्स से जो मनी आ रही है वो जो है वो कम हो। लेकिन यहाँ पे जो डाटा पॉइंट आया है उसमें ये बताया कि जो पार्टीज हैं उनकी अननोन इनकम जो है वो बढ़ी है डिस्पाइट इलेक्ट्रो बॉन्ड्स के बावजूद भी जो उनकी वो जो है वो बढ़ी है। तो यहाँ पे जो डाटा है ये एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जो ओवर द इयर्स वो डाटा कलेक्ट करते पब्लिश करते हैं, वहां से इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, और इसमें ये निकाला है कि जो शेयर ऑफ अननोन सोर्सेज ऑफ इनकम हैज ओनली इंक्रीज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स द अपोजिट ऑफ व्हाट द स्कीम वाज इंटेंडेड फॉर। जिस पर्पज के लिए स्कीम आई थी उसके अपोजिट जो शेयर है फ्रॉम द अननोन सोर्स ऑफ इनकम वो बढ़ा है। तो एडीआर ने बेसिकली दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया था इनकम को पॉलिटिकल पार्टीज को। पहला तो दो प्राइमरी कैटेगरी में, पहला नॉन सोर्स है और दूसरा अननोन सोर्स है। नॉन इनकम को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ओवर 20,000 विद डोनर डिटेल्स प्रोवाइडेड टू ईसीआई, और दूसरा अदर नॉन सोर्स ऑफ इनकम सच एज द सेल ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल असेट्स। वहीं अननोन इनकम में जो है वो आते हैं
voluntary donations under 20,000 money obtained through electoral bonds or sales of coupons and similar means where donor details remain undisclosed to the public। जिन केसेज में जो डोनर की डिटेल्स है वो अनडिस्क्लोज है पब्लिक को, उन सब केसेज में जो और 20,000 से ऊपर के डोनेशन वगैरह हैं, वॉलंटरी भी है, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू जो हुई हैं वो सब, और कूपन की सेल से हुई हैं, इसी तरह के और जो सिमिलर मीन्स है उन सबको अननोन इनकम वाली कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है ना। तो जो डाटा में एक चीज ये निकल के आई कि जो टेबल बना वो इंडिकेट करे द शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम अननोन सोर्सेज फॉर नेशनल पार्टीज रोज फ्रॉम 66% इन फिस्कल ईयर 15-17 पीरियड टू 72% इन फिस्कल ईयर 1922 स्पैन। तो इस पीरियड में अगर आप देखें तो 66% से बढ़ के जो अननोन सोर्सेज से जो नेशनल पार्टीज की इनकम है वो रोज होकर 72% जो है वो वहां तक पहुंची है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो शेयर है उसमें वो है 58% ऑफ द नेशनल पार्टीज टोटल इनकम। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो शेयर है वो 58% है नेशनल पार्टी की टोटल इनकम का इन द फिस्कल ईयर 19 टू फिस्कल ईयर 22 पीरियड वाले में। और मोर इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इनका जो शेयर है इट फॉर्म्ड 81% ऑफ द नेशनल पार्टी टोटल इनकम फ्रॉम अननोन सोर्सेज इन द पीरियड। इस पीरियड में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो 58% का शेयर तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का था, उसमें से 81% जो है वो अननोन सोर्सेज में आते हैं और बाकी के जो 19% वही केवल नॉन सोर्सेज ऑफ नॉन सोर्सेज वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है। फिर फर्दर उतने बोलेगा कि अगर सिर्फ फिस्कल ईयर 2021 वाला छोड़ दो तो अक्रॉस ऑल अदर ईयर जो है जो एक पार्टी बीजेपी पार्टी है उसको जो है मोस्ट डोनेशंस मिली हैं इस रूट के थ्रू। ठीक है ना। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मतलब। फिर थर्ड में जो सजेस्ट किया डाटा वो ये है कि स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर देखें तो जो कंपोजिशन ऑफ अननोन इनकम सिंपली शिफ्टेड फ्रॉम एवेन्यू सच एज डोनेशंस अंडर 20,000 एंड कूपन सेज टू प्रिडोमिनेटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जब ये इम्प्लीमेंटेशन हुई इसमें तो जो पहले जो अननोन सोर्सेज वाली इनकम थी वो जस्ट सिंपली शिफ्ट हो गई कहाँ पे, जो पहले होती थी डोनेशंस अंडर 20,000 और कूपन सेल्स के थ्रू ट्रांसफर होता वो अब शिफ्ट होकर प्रीडोमिनेटली कहाँ चला गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो ज्यादातर शिफ्ट हो गया है। ठीक है ना। तो यही पूरा डाटा पॉइंट में आज बताया है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द यूएस इजराइल रिलेशंस। तो यहाँ पे उन्होंने यूएस और इजराइल के रिलेशंस की एक थोड़ी सी समरी सी बताई है, देख लेते हैं। जो यूएस है इट हैज विटोड ए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन दैट कॉल्ड फॉर ए ह्यूमैनिटेरियन पॉज to Israel's attacks and voted against a resolution at the UN General Assembly calling for a humanitarian truce। तो यहाँ पे यूएस ने जो है अगेंस्ट वोट किया था, विटो किया था इसने यूएनएससी के रेजोल्यूशन को। तो ये एक तो ये पॉइंट है। और अगर टाइज की बात करें तो 1922 में और फिर 1944 में जो यूएस कांग्रेस है उसने रेजोल्यूशन पास किया था एंडोर्सिंग द बाल्फोर डिक्लेरेशन। ठीक है ना। और यूएस जो है पहली कंट्री था जिसने जो है रिकॉग्नाइज कर दिया इजराइल को इन 1948। तो ये भी आप याद रखेंगे। 1922 और 44 में जो है बाल्फोर डिक्लेरेशन को पास किया था यूएस ने। 1948 में पहली कंट्री बना जिसने रिकॉग्नाइज किया। और जो रिकॉग्निशन था इट केम इन 11 मिनट्स आफ्टर द प्रोक्लेमेशन। और प्रोक्लेमेशन के जस्ट 11 मिनट बाद ही ये रिकॉग्निशन जो है वो आ गया था। मतलब इजराइल ने जैसे प्रोक्लेम किया अपने आप को कंट्री तो इसको 11 मिनट बाद ही जो है यूएस ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था। फिर यूएस और उसका जो मतलब क्वेश्चन ये है, पहले ये देख लेते हैं। यूएस ऑफर्स प्रैक्टिकली अनकंडीशनल फाइनेंशियल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर इजराइल व्हिच हैज बीन ऑक्यूपाइंग पैलेस्टाइनियन टेरिटरी सिंस 1967। जब से 1967 से पैलेस्टाइन टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रखा है इजराइल ने। और जो यूएस है वो प्रैक्टिकली एक अनकंडीशनल को फाइनेंशियल मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो इजराइल को प्रोवाइड करता है। जो बैकिंग क्यों है इजराइल की यूएस के लिए उसके दो चार रीजन ऑथर ने यहाँ पे बोला है। सबसे पहला तो ऑथर ने बोला है कि स्ट्रेटेजिक जो वैल्यू है ये वोलेटाइल एट क्रिटिकल रीजन में वो है क्योंकि जो यूएस है इट सो इजराइल एज ए पावरफुल बुलवाक अगेंस्ट पॉसिबल सोवियत एक्सपेंशन इन द अरब वर्ल्ड। तो पहला रीजन ऑथर ने बताया। फिर इसी के चलते ऑथर ने बताया कि जो स्ट्रेटेजी वैल्यू है इट एक्सप्लेन्स अ क्लोज पार्टनरशिप और अलायंस लाइक अमेरिका रिलेशनशिप विद जापान साउथ कोरिया और जर्मनी। जैसे जापान साउथ कोरिया जर्मनी के साथ स्ट्रेटेजिक पोजीशन के चलते जो वैल्यू के चलते जो उनकी रिलेशनशिप, इसी तरह से ये भी एक तरह से क्लोज पार्टनरशिप या अलायंस को जो है एक्सप्लेन करता है। दूसरा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जैसे उनमें से एक है कि इजराइल जो है इट हैज एंजॉयड नियर यूनानिमस सपोर्ट इन द यूएस कांग्रेस। और वास्ट मेजोरिटी जो अमेरिकन है वो फेवरेबल व्यूज है उनके इजराइल के बारे में। दूसरा ये भी है। और जो इजराइल है उसकी पावरफुल इजराइल की जो लॉबी है वो यूएस में रहती है। तीसरा रीजन भी है जो हैवी इन्फ्लुएंस है और इनका ये लॉबी का ऑन यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल। ठीक है ना। फिर जो प्रो इजराइल ग्रुप्स हैं दे आल्सो सपोर्ट बोथ पार्टी इन द यूएस फाइनेंशियली, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, दोनों को ही इलेक्शंस में जो है फाइनेंशियली भी वो जो प्रो इजराइली ग्रुप्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो और लास्ट में देयर आर स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोथ कंट्रीज। और दोनों कंट्रीज के चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, दोनों कंट्रीज के अच्छे टाइज में है। तो इसलिए भी जो है यूएस हमेशा उसको बैकिंग करता है। ठीक है ना। होप आप ये नोट कर लिए होंगे। आगे देखते हैं।
एक साइंस में एक और आर्टिकल आज आया है, वो और देख लेते हैं। एक यस, दिस इज वेरी गुड इंपॉर्टेंट। एक नई डिस्कवरी हुई है कि हेमोग्लोबिन इजंट यूज्ड ओनली इन ब्लड, साइंटिस्ट डिस्कवर। केवल हेमोग्लोबिन जो रेस्ट्रिक्टेड हम मानते हैं आरबीसी तक अभी तक सोचते थे, वो नहीं है। ए ब्रेक थ्रू डिस्कवरी हैज रिवील्ड दैट हीमोग्लोबिन इजंट यूज्ड बाय रेड ब्लड सेल्स ओनली। केवल रेड ब्लड सेल्स ही उसको यूज नहीं करती हैं। साइंटिस्ट जो चाइना से हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती हैं? दीज आर सेल्स दैट मेक कार्टिलेज, द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन बोन्स। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, कार्टिलेज को, कॉन्ड्रोसाइट्स को। ये भी जो है दे ऑल्सो मेक हेमोग्लोबिन एंड सीम टू डिपेंड ऑन इट फॉर देयर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के वो इस पे डिपेंड करती हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट्स तो हमने बता दिया आपको, दीज आर सेल्स दैट मेक कार्टिलेज कनेक्टिंग टिश्यू बिटवीन बोन्स, दे ऑल्सो मेक हेमोग्लोबिन, और ये भी जो है अपने सर्वाइवल इन पे डिपेंड करती हैं हेमोग्लोबिन पे। ठीक है ना। तो हेमोग्लोबिन जो बेसिकली ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स में जो हेमोग्लोबिन पाया गया है, हेमोग्लोबिन बॉडी जो है, इनको जो है, इन ब्लॉब्स को साइंटिस्ट ने नाम दिया हेडी, HEDY, हेडी। ठीक है ना। और जो ये हेडी है, इसका बताया है जो हेमोग्लोबिन है कॉन्ड्रोसाइट्स में, इट वाज मोस्ट लाइकली स्टोरिंग ऑक्सीजन एंड सप्लाइंग इट टू द सेल्स व्हेन रिक्वायर्ड। और बेसिकली ये क्या करता है, ये इन कॉन्ड्रोसाइट्स में स्टोर करने का काम करता है ऑक्सीजन को, हेमोग्लोबिन, और जब जरूरत होती है सेल्स को तो तब ये इनको सप्लाई करता है। ठीक है ना। फिर ये एक काफ़ी मतलब अच्छी डिस्कवरी है, ठीक है ना। और अदर प्लेस पे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे पाया जाता है, और जगह भी हैं जहाँ पे जो है कॉन्ड्रोसाइट्स अलग-अलग जगह पे जो है ये कार्टिलेज जहाँ पे सिंथेसाइज होता है, वो लार्ज अमाउंट में जो है हेमोग्लोबिन मिलता है, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने ये भी फाउंड किया कार्टिलेज इन रीजन्स आउटसाइड द ग्रोथ प्लेट लाइक द वन्स इन द रिब्स और स्पाइन्स ऑफ माइस आल्सो कंटेन्ड हेमोग्लोबिन। यहाँ पे भी जो है सिर्फ ग्रोथ प्लेट में ही नहीं होता है, सिर्फ और बाकी रीजन में भी जो होता है, लेकिन क्या उनकी रिलेशनशिप है या नहीं है, क्या वो सिमिलर रोल प्ले करती हैं स्टोर करने में और रिलीज करने में ऑक्सीजन में, ये अभी जो है अंडर स्टडी ही है। फिर इस स्टडी का क्या जो इम्पोर्टेंस रहने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो ये जो रिसर्च है इसने एक जो बैरियर ये ब्रेक डाउन किया है, बैरियर्स बिटवीन हेमेटोलॉजी एंड स्केलेटल बायोलॉजी, और ये दिखाया है कि ये दोनों फील्ड जो है ज्यादा कनेक्टेड है जितना हम अभी तक सोचते थे। वी ऑल्सो डोंट नो इफ द हेडी हैज बीन मोर फंक्शंस और अदर इफेक्ट्स ऑन सेल्स इन द ग्रोथ प्लेट। और क्या क्या फंक्शंस है उनके बारे में अभी भी जानना बाकी है। और डिस्कवरी जो है जो फंक्शनल हेमोग्लोबिन की कार्टिलेज में, इट ऑल्सो लीड्स टू द पॉसिबिलिटी दैट इट प्लेज अ रोल इन सर्टेन जॉइंट डिजीज। और ये भी पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि कुछ जो जॉइंट डिजीज होते हैं उनमें इसका रोल हो सकता है। तो क्योंकि बहुत सारी जो बोन डिफॉर्मिटीज हैं जो डेवलप होती हैं इसकी वजह से, डिफेक्ट्स इन कॉर्डोसाइट्स की वजह से, तो उन सबको आइडेंटिफाई करने में, उनको स्टडी करने में जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सो दिस इज इट, होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। डिस्कशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल के आउटपुट को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को और चैनल को, तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। थैंक यू।